नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। अपने पिछले क्लास में हमने रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में जाना था, पढ़ा था और मुख्य रूप से हमने सोलर पावर के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस क्लास में हम नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे साधनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से इन्हें हम इस तरह से बांटते हैं। विंड पावर अर्थात जो पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है वो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात जो पानी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है, बायोगैस, बायोएथेनॉल, जियोथर्मल पावर और टाइडल एनर्जी। इसमें हम मुख्य रूप से विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बायोगैस और बायोएथेनॉल की चर्चा करेंगे। जियोथर्मल पावर और टाइडल एनर्जी, इन दोनों की संभावना भारत जैसे देश में बहुत कम है। हालांकि एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ प्रयोगात्मक रूप से कुछ ऊर्जा उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए कुछ प्लांट्स लगाए गए हैं, लेकिन बस ये प्रयोगात्मक रूप से ही है, इनसे उत्पादन नहीं होने वाला। इसलिए हम मुख्य रूप से विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस और बायोएथेनॉल की चर्चा करेंगे। हम आज की शुरुआत करते हैं पवन विद्युत से अर्थात विंड पावर से। जब हवा की जो गतिज ऊर्जा होती है उसका प्रयोग करके अगर विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उसे विंड पावर के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसे हम विंड टरबाइंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो विंड टरबाइंस होते हैं उन्हें पृथ्वी की सतह पे नहीं लगाया जाता, उन्हें पृथ्वी की सतह से करीब 30 से 35 मीटर ऊंचाई पे लगाया जाता। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं विंड टरबाइंस से लगे हुए, इस तरह से बहुत सारे ब्लेड्स इनसे लगे होते हैं, जो कि जब हवा बहती है तो वे घूमते हैं। इनके घूमने के फलस्वरूप इनसे एक रोटर लगा होता है जो घूमता है, और रोटर से लगा हुआ एक जनरेटर होता है, जो कि रोटर के घूमने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो जनरेटर होता है वहां पे विद्युत का निर्माण होता है। और ये जो जनरेटर जिस मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है वो डायनेमो के मैकेनिज्म पे ही बेस्ड होता है, अर्थात चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये जो विंड टरबाइंस होते हैं ये करीब पृथ्वी से 30 से 35 मीटर की ऊंचाई पे इनको इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सतह पे इतनी जो पवन का वेग होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो विंड टरबाइंस को घुमा सके। इसके लिए पवन का वेग कम से कम 10 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, कम से कम 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी अगर पवन का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है या उसके आसपास है, तभी ये इन विंड टरबाइंस को घुमा पाएगा और तभी उनसे विद्युत का उत्पादन हो पाएगा। और जो पवन का मैक्सिमम वेग होना चाहिए वो होना चाहिए 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात पवन का वेग 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में होना चाहिए। अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है तब भी वो इनके लिए हानिकारक है, और अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तब ऐसी स्थिति में विंड का उत्पादन होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में विद्युत का उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। ये जो मुख्य रूप से जो विंड पावर प्लांट्स भारत में इंस्टॉल किए गए हैं वो मुख्य रूप से हमारा जो कोस्टल एरियाज़ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेट आते हैं, जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र, उन्हीं सब क्षेत्रों में इनको मुख्य रूप से इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि वहाँ पर ही जो हवा की स्पीड होती है वो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं कि स्थल समीर और समुद्री समीर बहती है, जिसके कारण वहाँ पे हवा की जो गति होती है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा होती है, जिसका उपयोग करके यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए जब हम विंड टरबाइंस का उपयोग करते हैं विद्युत के उत्पादन के लिए, तो यहाँ पे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, ना ही ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण की भी आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि हमने सोलर पावर प्लांट्स में पढ़ा था कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो पावर प्लांट्स होते हैं इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो सोलर पावर प्लांट्स की तुलना में बहुत कम होती है। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से इंस्टॉल किए जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, लेकिन विद्युत का उपयोग जो होगा वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा नहीं होता, वो अंदर की ओर ज़्यादा होता है। इसीलिए
इसीलिए इनके लिए बड़े ट्रांसमिशन लाइंस की आवश्यकता पड़ती है, ताकि विद्युत को जहाँ पे विद्युत का कंजम्पशन है वहाँ तक आसानी से भेजा जा सके। इनकी उपयोगिता को देखते हुए अभी जो विंड पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा जो भारत के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है करीब 43 गीगावाट, जो कि हमारी कुल ऊर्जा उत्पादन का करीब 10% है। हालांकि आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है, और भारत सरकार के द्वारा ही एक नियम बनाया गया है कि अब हर साल करीब जो विंड पावर की जो उत्पादन क्षमता है वो करीब हर साल अब 10 गीगावाट बढ़ाई जाएगी, और ये 2024 से ही लागू होगा। अर्थात 2024 में जो विद्युत ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है विंड पावर की, वो 10 गीगावाट बढ़ेगी, उसके बाद फिर 2025 में, उसके बाद फिर 2026 में। अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी में इनकी जो भूमिका है विंड पावर की और जो विंड टर्बाइंस की जो भूमिका है वो अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है, और आने वाले समय में जब विद्युत की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ेगी जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप, तब ये उत्पादन क्षमता इसकी पूर्ति करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। विंड पावर के बाद अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब पानी की जो स्थैतिक ऊर्जा है उसका प्रयोग जो टरबाइंस होते हैं उनको घुमाने के लिए किया जाता है, और वो जो टरबाइंस घूमते हैं उसके फलस्वरूप अगर विद्युत का उत्पादन होता है तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में रखते हैं। भारत में देखा जाता है कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली जो सदावाहिनी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गया, उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्रा उसकी सहायक नदियाँ, उसके बाद फिर सिंधु उसकी सहायक नदियाँ, जिनमें साल भर पानी रहता है। और जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, हालांकि उनमें भी साल भर पानी रहता है, हालांकि पानी की वो मात्रा उतनी नहीं रहती है जितनी कि सदावाहिनी नदियों में होती है। ये जो नदियाँ हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर हम छोटे आकार के या फिर बड़े आकार के डैम बना करके और उनसे बड़ी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। और ये जो डैम्स होते हैं, इनकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा होती है, वो कम से कम विंड पावर और सोलर पावर से भी ज़्यादा होती है। अर्थात इनसे अगर हम एक डैम का निर्माण करते हैं, मान लीजिए इस तरह से एक नदी अगर फ्लो कर रही है, मान लीजिए कि इस तरह से एक नदी फ्लो कर रही है, हमने उसके प्रवाह को रोक दिया, यहाँ पे हमने एक बड़ा सा डैम बना दिया, तो इस डैम से एक से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स का यहाँ पे निर्माण किया जा सकता है, जिस कारण से इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो सोलर पावर और विंड पावर से बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो भी बहुत कम होता है। लेकिन तब इन्हें अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में रखेंगे, अगर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रखेंगे तो हम उन्हीं डैम्स को रखेंगे जिनका आकार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा आकार है मतलब उनमें साल भर पानी अवेलेबल है, तभी हम उनका उपयोग करके साल भर उससे विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। जो छोटे आकार के डैम होते हैं एक्चुअली उनमें साल भर पानी अवेलेबल रहता नहीं, इसीलिए हम उन्हें जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उसके तहत नहीं रखेंगे, उसमें हम बड़े डैम्स को ही रखेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनकी जो उपयोगिता है वो अब धीरे धीरे घट रही है। इसका मुख्य कारण है कि जो बड़े डैम्स हैं, अगर हम उनका निर्माण करते हैं तो उनसे संबंधित बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी हानियां हैं, जिनको आज भी हम देखेंगे। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अभी जो भारत में विद्युत का उत्पादन होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करीब 50 गीगावाट होता है, जो कि भारत की कुल उत्पादन क्षमता का करीब 11.5% है। इनके द्वारा भी जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। हालांकि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, लेकिन जो एमिशन होता है बहुत कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पे डैम का निर्माण अगर हम करते हैं तो सिर्फ वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ से आप इरिगेशन की सुविधा की आपको हासिल होती है, अर्थात सिंचाई की सुविधा हासिल होती है। वहाँ पे आप मछली पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डैम होता है वो बहुत सारे क्षेत्रों में जो फ्लड होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, अर्थात ये फ्लड से भी, बाढ़ जैसी समस्या से भी निजात दिलाता है।
लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बड़े डैम्स जो बनाए गए हैं उनसे संबंधित बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि अगर आप बड़े डैम का अगर आप निर्माण करते हैं तो आपको बहुत बड़े क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। बहुत बड़े क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप बहुत बड़े क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करते हैं तो उनके आसपास का क्षेत्र का तो उस क्षेत्र में जो भी वनस्पति है, चाहे वो जंगल हो या फिर वो मैदान हो, वो उसमें डूब जाएंगे और वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हो सकता है नष्ट हो जाए, या फिर वहाँ पे पाए जाने वाली जो प्रजातियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं, वो सब नष्ट हो जाएं। और अगर उस क्षेत्र में जंगल है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जंगल भी नष्ट हो जाए। जंगल क्या होते हैं? वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। जंगल जो होते हैं वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं और वो CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर बड़ी मात्रा में डैम्स के निर्माण के फलस्वरूप अगर जंगल नष्ट होते हैं तो CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है वो घटेगा, और जब CO2 का एब्जॉर्प्शन घटेगा तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जब आप बड़ी मात्रा में डैम्स का निर्माण करते हैं तो बहुत सारा क्षेत्रफल और बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो पानी में डूब जाती हैं। वो पानी में डूबती हैं, धीरे धीरे समय के साथ उनका डिकम्पोजिशन होता है और फिर उनसे मेथेन गैस रिलीज होती है, CH4 मेथेन गैस रिलीज होती है। और ये जो मेथेन गैस है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है और ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही साथ अगर हम पानी को, एक और चुनौती है कि अगर हम पानी को रोक देते हैं तो पानी का जो प्रवाह है वो बाधित हो जाता है, इसीलिए उस नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी प्रभावित होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारी मछलियां होती हैं जो अपने अंडे देने के लिए जो नदी का निचला स्तर होता है उससे ऊपर की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर पानी स्वच्छ उपलब्ध होता है, साथ ही साथ ऊपर की ओर जाने पे पानी की गहराई घट जाती है। बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जिनमें प्रवास होता है, खास करके अपने अंडे देने के लिए। तो उस तरह की मछलियां प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि बीच में इस डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण जो नीचे की ओर मछलियां हैं वो ऊपर की ओर नहीं जा पाएंगी, और जिस कारण से उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा और इस तरह की मछलियों का जो भविष्य है वो भी खतरे में पड़ सकता है। साथ ही साथ एक और समस्या होती है इस तरह के डैम्स में, सिल्टिंग की। क्योंकि जो नदियां होती है वो अपने साथ बहुत सारा गाद लेकर के आती हैं। वो नदियां बहुत सारा गाद लेकर के आती हैं और धीरे धीरे वो क्या करती हैं कि इन डैम्स में अपने गाद को डिपॉजिट कर देती हैं। डैम्स में जब गाद का डिपोजिशन होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, डैम्स धीरे धीरे छिछले हो जाते हैं और उनकी जो आयु है वो घट जाती है। और कुछ समय के बाद फिर ज़रूरत होती है कि जो भी गाद नीचे जमा हुआ है उससे हम बाहर निकालें। वो किसी भी तरह से अगर एक बड़े आकार का डैम है तो वो संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर इसमें बड़ी मात्रा में अगर पानी स्टोर किया जाता है तो वो बाढ़ का भी कारण बन सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि बड़े आकार का डैम है वो कुछ पुराना हो चुका है, किसी कारण से अगर वो टूट गया तो उसके अंदर जो भी पानी है वो एक साथ रिलीज होगा और वो लोगों की जान माल की क्षति और अपने आसपास के क्षेत्र को बहुत हद तक प्रभावित करने में सक्षम होता है। इसके अलावा इनकी एक और समस्या है कि जैसे हमने हाल में भी देखा होगा कि जो नदियां होती हैं वो किसी बाउंड्री को फॉलो नहीं करती। बहुत सारी ऐसी नदियां होती हैं जो दो देशों के बीच में बहती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा है वो तिब्बत और भारत के बीच में बहती है, अर्थात चीन और भारत के बीच में। सिंधु है वो भी पाकिस्तान और भारत के बीच में बहती है। तो इस तरह की नदियों पे अगर आप डैम बनाते हैं तो वो दो देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनको प्रभावित कर सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो दो देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो भी इनके कारण प्रभावित होते हैं। अगर ओवरऑल हम देखें तो इनकी उत्पादन क्षमता अच्छी है और हाल में बहुत सारे डैम्स का निर्माण हो भी रहा है ताकि जो विद्युत का उत्पादन है वो नवीकरणीय तरीके से किया जा सके। लेकिन इनकी बहुत सारी इनकी कमियां हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसा कि हमने देखा। इसीलिए अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो बड़े आकार के डैम हैं वो किसी भी तरह से अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उपयोगी नहीं है। हाँ, जो छोटे आकार के डैम्स हैं जहाँ पे इस तरह की समस्या नहीं है उनका उपयोग हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बायोगैस और बायोडीजल और बायोएथनॉल के बारे में। जो बायोगैस होते हैं ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही एक स्रोत है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है
यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है अर्थात जो जीवों से प्राप्त जो आपका अपशिष्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बायोगैस और बायोएथेनॉल को हम दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे बायोगैस। बायोगैस क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो जीव अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, उनकी डंपिंग की जाती है। जो भी जीव अपशिष्ट पदार्थ होता है या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे कि गांव में जो पशु हम पालते हैं उनके जो मलमूत्र होते हैं, या फिर हमारी जो किचन से प्राप्त जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनकी डंपिंग की जाती है। उसके लिए एक बड़े होल का निर्माण किया जाता है और ऊपर से ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद होता है। अर्थात यहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती और ना ही ये भाग डायरेक्ट ऊपर से जो वायुमंडल है उसके कांटेक्ट में रहता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अर्थात अवायवीय श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसके फलस्वरूप जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जिनको कहा जाता है मेथानोजेंस। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, इनको आर्की बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और ये इस बायोगैस का निर्माण करते हैं जो कि मुख्य रूप से बना होता है CH4 और CO2 का। अब ये जो CH4 है ये एक ज्वलनशील गैस है, अर्थात इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो इसका उपयोग आप घरों की रसोई में कर सकते हैं, आपको कुछ भी बनाना हो। इसीलिए ये क्या होता है कि नेचुरल गैस पे हमारी जो डिपेंडेंस है नेचुरल गैस पे उसको कम करता है। साथ ही साथ ये ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, ना ही किसी भी तरह का ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो उनको यहाँ पर उपयोग करके, जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं वहाँ पे उपयोग करके, न सिर्फ उनसे होने वाले प्रदूषण से हम छूट सकते हैं, बल्कि उनका उपयोग करके हम बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं जिसका उपयोग हम अपनी रसोई में कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उसका उपयोग हम खाद के रूप में कर सकते हैं। वो एक कंपोस्ट खाद की तरह काम करता है जिसका उपयोग जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कंपोस्ट खाद को बेच करके जो किसान होते हैं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये कंपोस्ट खाद उनके लिए अतिरिक्त आय का एक स्रोत भी बन सकता है। लेकिन ये जो है अगर इसको शहरों में लागू किया जाए तो शहरों में भी जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है वो बायोगैस प्रोडक्शन का एक वो बायोगैस जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बायोगैस के प्रोडक्शन इसके द्वारा भी किया जा सकता है, म्युनिसिपल वेस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रभावी है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब हम लोग देखते हैं बायोएथेनॉल। बायो जैसा कि नाम ही इसमें लगा हुआ है एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है वो होता है एथाइल अल्कोहल C2H5OH। एथेनॉल एथेनॉल जो होता है वो होता है C2H5OH या फिर इसी को कहा जाता है एथाइल अल्कोहल। अगर बायोलॉजिकल तरीके से इसे बनाया जाए तो उसे ही हम नाम देते हैं बायोएथेनॉल। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनका जो मुख्य उपयोग है वो किया जा रहा है पेट्रोल के साथ इनको मिक्स किया जाता है और फिर जो गाड़ियां होती है उसमें उस पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो करीब 15% जो एथेनॉल होता है वो पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। अर्थात जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं उसमें 85% पेट्रोल प्लस 15% एथेनॉल होता है। अर्थात अगर ये देखा जाए तो पेट्रोल पर हमारी जो डिपेंडेंस है उसे घटाने का काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल का उत्पादन बहुत कम होता है और हम पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हम खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, रसिया से पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों पे वो एथेनॉल घटाने का काम कर रहा है, क्योंकि हम इसे पेट्रोल के साथ मिक्स करके इसका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इसकी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता होती है वो पेट्रोल से कम होती है, लेकिन ये पेट्रोल से ज़्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है। क्यों?
क्योंकि इसके द्वारा किसी भी तरह का एमिशन नहीं होता। इसीलिए अगर हम इसे पेट्रोल में अगर मिलाते हैं तो एमिशन जो होगा पेट्रोल के द्वारा, जो भी प्रदूषण होता है, चाहे वो CO2 हो, NOx हो या SO2 हो, वो सब जो प्रदूषण होता है वो घटेंगे। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह के जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उनका भी एमिशन नहीं होता। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल का प्रोड्यूसर है, और बड़ी मात्रा में जो एथेनॉल प्लांट्स हैं वो हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। बिहार में भी इस तरह के एथेनॉल प्लांट्स लगाए गए हैं। अब एक दूसरी बात आती है कि जो बायोएथेनॉल हैं इनको हम बनाएंगे कैसे। इनको जो पहले है, इनको अगर हम देखें, इन्हें हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी के बायोएथेनॉल, प्रथम श्रेणी के बायोएथेनॉल और द्वितीयक श्रेणी के बायोएथेनॉल। जो प्रथम श्रेणी के बायोएथेनॉल हैं वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि वो गन्ना हो गया, कॉर्न हो गया, मकई हो गया या गेहूं हो गया, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका एनारोबिक ऑक्सीडेशन किया जाता है बैक्टीरिया या फिर ईस्ट की मदद से, और इस प्रक्रिया में एथेनॉल का निर्माण होता है। साथ ही साथ जो CO2 गैस है वो रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि गन्ना का उपयोग किया जाता है चीनी के निर्माण में, हम गेहूं का उपयोग करते हैं आटे के निर्माण में, उसके बाद फिर जो कॉर्न होता है उसका भी उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो ये हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो द्वितीयक श्रेणी के बायोएथेनॉल हैं उनका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। यहाँ पे जो हमारी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, मकई हो गया, इनका उपयोग हम एथेनॉल के उत्पादन के लिए नहीं करते। यहाँ हम अलगी का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से ग्रीन अलगी। यहाँ पे हम ग्रीन अलगी का उपयोग करते हैं। इनमें जो बायोमास होता है, इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसी को हम बैक्टीरिया या फिर ईस्ट की सहायता से हम एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, C2H5OH में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसका उपयोग करते हैं। और जो ग्रीन अलगी होती है, वो जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो जो ग्रीन अलगी होती है, ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसकी तुलना में ये ज़्यादा बायोमास का प्रोडक्शन करने में सक्षम होती हैं। जो ग्रीन अलगी होती है वो ये जहाँ पे ग्रो करती हैं, बहुत कम क्षेत्र में ही ये ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर सकती हैं। साथ ही साथ ये हमारी अगर हम इनको ग्रो करके इनसे अगर हम बायोएथेनॉल प्राप्त करते हैं तो वो हमारी फूड सिक्योरिटी को भी किसी तरह से इफेक्ट नहीं करता। इनसे जो बायोमास प्राप्त होता है, वो प्राप्त होने वाला बायोमास भी जो प्रथम श्रेणी के जो प्रथम श्रेणी के खाद्य पदार्थ थे उनकी तुलना में ज़्यादा मात्रा में इनसे बायोमास भी प्राप्त होता है। इसीलिए इनसे जो एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है वो अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अधिकतर जो एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है वो अलगी की सहायता से ही किया जा रहा है, ग्रीन अलगी की सहायता से ही किया जा रहा है। और अभी के संदर्भ में बड़ी मात्रा में इनका उपयोग पेट्रोल के साथ मिला करके इनका उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे व्हीकल्स बनाई जा रही हैं जिनको कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का मतलब हो गया इस तरह की व्हीकल्स जो 100% मतलब इस तरह की व्हीकल्स जिसमें इस तरह का इंटरनल कंबस्टन इंजन तैयार किया जाता है जो कि एथेनॉल पे भी चल सकती हैं और पेट्रोल पे भी चल सकती है। इस तरह की जो व्हीकल्स होती हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ये ज़रूरत पड़ने पे 100% एथेनॉल पे भी चल सकती हैं। हालांकि एथेनॉल की जो ऊर्जा देने की क्षमता होती है वो पेट्रोल की अपेक्षा कम होती है, लेकिन इस तरह के व्हीकल्स में जो इंटरनल कंबस्टन इंजन्स होते हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ एथेनॉल पे भी चल सकती है या फिर ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ पेट्रोल या फिर सिर्फ गैसोलीन पे भी चल सकती हैं। और इस तरह की व्हीकल्स का अभी भारत में भी तेज़ी से विकास हो रहा है। जैसे हाल के समय में कुछ समय पहले नितिन गडकरी के द्वारा इस तरह की एक पहली कार, पूरे विश्व की जो पहली कार थी, उसे लॉन्च किया गया। और हालांकि ये एक प्रायोगिक तौर पे था, ये एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे अभी इसे लॉन्च किया गया था। अभी इसे पूरे भारत में लॉन्च नहीं किया जा रहा है।
एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ भी लाई जा रही हैं और बड़ी मात्रा में एथेनॉल प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है, ताकि हम अपनी एनर्जी ज़रूरतों को, जो भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे पूरा कर सकें। और और साथ ही साथ जो पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम एथेनॉल का उपयोग कर सकें, ताकि जो पेट्रोल का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम हो और दूसरे देशों पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।